अस्सलाम वालेकुम जी। श्रीलंका में इस वक्त बदतरीन माशी बुरान है। क्राइसिस बहुत शदीद हो गई है। लोग एहतजाज कर रहे हैं। लोगों के पास खाना पकाने के लिए घरों में गैस नहीं, हुकूमत के पास फ्यूल खरीदने के पैसे नहीं, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ नहीं। बिजली 20 घंटों से ज़्यादा बंद हो रही है, यानी पावर शटडाउन की टाइमिंग जो है वो 20 घंटे से भी ज़्यादा हो गई है। यहाँ तक के पेपर्स यानी एग्जाम्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं क्योंकि कागज़ खरीदने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं। मगर ये सब क्यों हुआ और इसकी असल वजूहात क्या है? इस सब को लेकर जो चाइना का नाम लिया जा रहा है, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? क्या इसमें एक बड़ी वजह चाइना भी है? इस सब पे बात करते हैं, मगर पहले चलते हैं थोड़ा हिस्ट्री में। श्रीलंका एक छोटा सा मुल्क है, मगर इसकी जो जुग्राफियाई सूरत हाल है वो बहुत अहम है। सारी दुनिया इसको लेकर बड़ी पुरुम्मीद थी कि ये मुल्क जाहिर है कि एक ट्रेडिंग हब भी बन सकता है। हम जानते हैं कि दुबई, मुंबई, शंघाई और सिंगापुर, दुनिया के बहुत से ममालिक जो हैं वो ट्रेडिंग पे उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, मगर श्रीलंका ने वक्त के साथ साथ उस वक्त की हुकूमतों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी और जितने भी उनके वसाइल थे वो बरूएकार ला के उन्होंने कोई भी ऐसा मॉडर्न पोर्ट डेवलप करने की कोशिश नहीं की। श्रीलंका की इकॉनमी बेस्ड करती थी, जो उसके दो बड़े हिस्से थे वो एक था एग्रीकल्चर और दूसरा था टूरिज्म। एग्रीकल्चर में श्रीलंका टी यानी चाय, कोकोनट और रबर वगैरह वो जो है एक्सपोर्ट करता था। इसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत गारमेंट्स भी एक्सपोर्ट करता था। टूरिज्म श्रीलंका में मुख्तलिफ अरूज और ज़वाल का शिकार रहा है क्योंकि श्रीलंका के अंदर 80 की दहाई में यानी 80s में एक मूवमेंट शुरू हुई थी, सेपरेटिस्ट मूवमेंट तामिल टाइगर्स की। जो लोग पाकिस्तान से, उन्हें ये याद होगा कि पाकिस्तानी फ़ौज ने भी श्रीलंका की हुकूमत की इसमें मदद की थी और ये जो मूवमेंट थी ये 2009 के दौरान ही ख़त्म हो गई, जिसके बाद यहाँ पे टूरिज़्म जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ और 2018 तक श्रीलंका जो है दुनिया की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई। मगर 2019 में ही कुछ ऐसे मामला हुए, कुछ टेररिस्ट अटैक हुए चर्चेज़ पे, जिसके बाद जाहिर है कि वहाँ अमन और अमान की सूरत हाल ख़राब हो गई। उसकी जो ब्लेम था या उसके पीछे जो थी सामने आई जो तहकीकात से, वो एक इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप था, जिसके बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ पे बहुत से जो है वो अटैक्स शुरू हुए, बहुत से फसादात शुरू हो गए और उसके बाद अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हुई और टूरिज़्म जो है वो काफ़ी गिरता चला गया। ज़ाहिर है जहाँ पे अमन नहीं होगा वहाँ पे टूरिज़्म डेवलप नहीं होगा। रही से ही कसर जो थी वो पेंडेमिक ने पूरी कर दी, जो कि पेंडेमिक की वजह से टूरिज़्म बंद हो गया तो श्रीलंका की इकानमी का एक जो बड़ा पोर्शन था वो इस पे आके बंद हो गया। टूरिज़्म बहुत ज़्यादा गिर गया, तकरीबन 0 पे चला गया पेंडेमिक में। उसके अलावा एक और वजह ये थी कि जो श्रीलंका का टूरिस्ट था, श्रीलंका में आने वाले लोग थे वो वेस्टर्न बहुत कम थे, अमेरिकन या वेस्टर्न बहुत कम थे। मोस्टली उनका जो बड़ा पोर्शन था, जो बड़ी परसेंटेज थी वो इंडिया या रशिया से आती थी और जाहिर है कि उनकी जो कैपेसिटी थी, जो बाइंग कैपेसिटी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो कोई इतने ज़्यादा पैसे नहीं उनको टूरिज़्म से मिल रहे थे। मगर श्रीलंका की इकॉनमी जो है वो इसी पे डिपेंड कर रही थी और वहाँ के जो हुक्मरान क्लास है उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी इकॉनमी को कन्वर्ट करने की, कुछ इंडस्ट्रियाँ लगाने पे उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी। दूसरी, एग्रीकल्चर में श्रीलंका के जो बहुत सी चीज़ें जो है वो श्रीलंका बाहर से ख़रीदता था, दवाइयाँ, फ्यूल, ये सब बाहर से ख़रीदता था। मगर एग्रीकल्चर में भी बहुत कम ऐसी चीज़ें थी जिस पे वो खुद पूरी करता था, यानी खुद कफील था, जिसमें चावल वगैरह थे। मगर एक पॉलिसी बनाई गई कि जी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हम अपनाएंगे। पहले तो ये प्लान किया गया कि 10 सालों में अपनाएंगे, मगर फिर अचानक से पेस्टिसाइड और जितनी भी फर्टिलाइजर है, मसलन यूरिया वगैरह हैं, जो कीमियाई खादें हैं, उन पर बैन कर दिया गया। उसकी एक तो वजह यह थी कि ज़रा ऑर्गेनिक जो हैं वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लोगों की सेहत अच्छी होगी और दूसरी वजह यह भी थी कि टूरिज़्म को इससे ज़्यादा फ़रोग मिलेगा, चूँकि अमीर लोग जो हैं वो अच्छा खाना खाना चाहते हैं, वो सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आके श्रीलंका में रहेंगे। मगर एक बात बड़ी अहम है कि जो ज़मीन जो है वो खादों की आदी हो जाती है तो वो उसके बाद उसकी वो पैदावार नहीं रहती और जाहिर है कि जो जिस तरह से खादों से या जो नॉन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है उस तरह से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर नहीं होता, तो एकदम से जो जिन चीज़ों में श्रीलंका खुद कफील था वो भी बाहर से ख़रीदने पड़ेगी और पैदावार जो है वो एकदम से बिल्कुल कम होगी। इवन के चावल वगैरह भी श्रीलंका को बाहर से ख़रीदने पड़े। अब पहले ही बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर से ख़रीद रहा था, टूरिज़्म बंद होने की वजह से आमदन भी बंद हो गई और मज़ीद चीज़ें भी बाहर से ख़रीदनी पड़ गई। उसके अलावा एक और जो मसला हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने जो वैट था, वैल्यू एडिड टैक्स था, जो
चीज़ों पे जो है वो 15% था, उसको कम करके 8% कर दिया। और उसकी वजह ये थी कि वो ये समझ रहे थे कि शायद इससे चीज़ों की कीमत कम होगी और लोग ज़्यादा खरीदेंगे, बिल्कुल जो टूरिस्ट आएंगे वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। लेकिन टूरिस्ट आना ही बंद हो गए और मकामी लोगों की इनकम, ज़्यादा लोगों के पैसे होंगे तो वो खरीदेंगे, वही बंद होगी। तो ये सब मिला के आप यूँ समझ लें कि श्रीलंका के साथ जितना बुरा हो सकता था वो सब हुआ, और ये सब मिला के एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ। इस सब में चीन का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, मगर एक ताल्लुक ज़रूर है, वो ये है कि श्रीलंका को चीन ने बहुत ज़्यादा कर्जे दे रखे हैं, और वो कर्जे इस तरह से दिए हैं कि श्रीलंका का जो पोर्ट है पहले वो डेवलप करने के लिए अमेरिका के पास किया, उन्होंने रिजेक्ट किया, इंडिया के पास किया, उन्होंने रिजेक्ट किया, फिर चाइना ने वो पोर्ट डेवलप किया, पोर्ट चला नहीं, और श्रीलंका को वो चाइनीज़ कंपनियों को 99 साल के लीज पे वो पोर्ट भी देना पड़ा, और बहुत ज़्यादा कर्जा भी श्रीलंका पे चढ़ गया, जिसकी अदायगी के लिए श्रीलंका के पास पैसे नहीं। इस वक्त श्रीलंका के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो $1.9 बिलियन हैं, जबकि इस साल में उसने जो अदायगी करनी है वो मोर देन $8 बिलियन हैं, यानी 7 गुना ज़्यादा तजारती खसारा है श्रीलंका को। गो के इंडिया ने $1 बिलियन श्रीलंका को दिया, कुछ फ्यूल के हवाले से भी दिया, करेंसी स्वैप्स ऑफर किए, मगर फिर भी अभी तक पूरी तरह बुरहान से निकल नहीं पाया। इस सब में श्रीलंका ने क्या गलत किया और कहाँ किया? पहली बात, किसी एक ही इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा किसी भी मुल्क को जो है वो डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सनदी तरक्की की तरफ, चीज़ों की पैदावार की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमेशा वो मुल्क जो है वो बेहतर होता है जो चीज़ें बेचता है और पैसे अंदर आते हैं। जो मुल्क पैसे दे के चीज़ें खरीदता है, जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ये खाम माल यानी रॉ मटेरियल बेचते हैं और प्रोडक्ट्स या गारमेंट्स यानी प्रोडक्ट्स चीज़ें जो हैं वो खरीदते हैं। तो यूँ इन्हें अपनी चीज़ें, अपना माल जो है वो सस्ता बेचना पड़ता है और फिर उसके बदले में महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। तो जब भी कोई मुल्क, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट बहुत अहम है, मगर जब भी कोई मुल्क सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड करेगा और वो इंडस्ट्री पे नहीं जाएगा तो इस तरह के क्राइसिस उससे सामने होंगे। बिलखुसूस वो ममालिक जो तेल बाहर से खरीद रहे हैं, उन्हें उनके अल्टरनेटिव वो पैसे पे करने के लिए ज़ाहिर है एक बड़ा सोर्स होना चाहिए जिससे वो पैसे आ सकें। दूसरा, अगर उन्हें ऑर्गेनिक पे जाना था तो उन्हें बतदरीज जाना चाहिए था, यानी एक लंबे प्लान के साथ, जैसे उन्होंने पहले 10 साल का प्लान बनाया था उस पे जाना चाहिए था, और एकदम से वो तमाम फर्टिलाइज पे, तमाम पेस्टिसाइड पे बैन नहीं करना चाहिए था और फौरन अचानक से उसको कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से कम से कम जो चीज़ें वो खुद पैदा कर रहे थे खाने पीने की वो उनके पास होती थी। नंबर 3 ये था कि उन्हें फ्यूल के हवाले से कम कुछ नेचुरल रिसोर्सेज, एक प्लानिंग होनी चाहिए थी कि वो जो बाहर से सब चीज़ें खरीद रहे हैं उसके मुतबादल वो पानी से बिजली बना सकते हैं, वो सोलर एनर्जी को यूज़ में ला सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव ज़राए श्रीलंका के पास होने चाहिए थे, जो कि नहीं। उसके अलावा उन्हें बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे कर्ज नहीं लेने चाहिए थे। गवर्नमेंट की ये प्लानिंग होनी चाहिए थी कि उन्हें कहाँ कैसे अखराजात कम कर रहे हैं, बजाय इसके कि कर्ज लोन पे लोन लिया जाए और वो लोन वापस पे ना हो सके और सूरत हाल यहाँ तक आ जाए कि आज बैंक करप्टेसी की तरफ से आ गया है और लोगों के पास दवाई खरीदने के, खाना खरीदने के, इनके खाना पकाने के लिए गैस नहीं है मुल्क में, और जैसा कि मैंने कहा कि पावर शॉर्टेज जितनी बढ़ गई है। उसके अलावा श्रीलंका कि जो वैट था, अगर उन्होंने वैट कम करना था तो अल्टरनेटिव उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम उन्हें जो है वो रखना चाहिए था। फॉर एग्जांपल, उन्हें अपनी एलीट क्लास पे जो भी थोड़ा बहुत हुक्मरान वहाँ पे अमीर तबका था उसमें उन्हें एक बड़ी मिकदार में इनकम टैक्स लगाना चाहिए था और उस इनकम टैक्स को बढ़ा के फिर जो है वो वैट कम करना चाहिए था, क्योंकि एक अशिया की चीज़ें नीचे जाती मगर दूसरी तरफ से जो गवर्नमेंट के पास कोई इनकम है वो बैलेंस रहती। और टूरिज्म जो कोविड के बाद दोबारा से बहाल हुआ तो उन्हें फ़ौरन इकदाम करने चाहिए थे कि वो कैसे दोबारा से दुनिया को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो बड़ा ज़्यादा टूरिस्ट आ रहा था वो इंडिया और रशिया से आ रहा था, और अब तो ज़्यादा यूक्रेन के साथ जंग के बाद रशिया की जो सूरत हाल हो गई है, इकानमी इतनी गिर गई है कि ज़ाहिर है कि रशियन लोग बहुत कम कहीं जा सकेंगे और रशिया की करेंसी बहुत ज़्यादा गिर गई है। मगर श्रीलंका का टूरिज्म जो है वो रिवाइवल होने में ज़्यादा और ज़्यादा मुश्किल आ गया। मगर कोविड के बाद जैसे ही दुनिया से लॉकडाउन खत्म हुआ था, फ्लाइट्स ओपन हुई थी, तो उन्हें फ़ौरन पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करना चाहिए था अपने टूरिज्म को रिवॉल्व करने के लिए। इस सब में हमें ये सबक मिलता है कि हमें खुद कफील होना चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान है या इंडिया है या ईरान है, ये ऐसे मुल्क हैं लकीली हम कि हम तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं वो अपने मुल्क के अंदर पैदा कर सकते हैं। मगर अपनी चीज़, अपनी पैदावार को, एग्रीकल्चर को अपनी ज़रूरत पूरी हद तक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, मगर उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपकी इकॉनमी की बैकबोन नहीं होनी चाहिए। आपके पास जो एक्सपोर्ट करने के लिए इतने ज़्यादा ऑप्शंस होने चाहिए कि जैसे कि कोविड आया और टूरिज्म बंद हुआ, अगर किसी भी हंगामी सूरत हाल में कोई एक शोबा बंद होता है तो आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए उस मुल्क के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। और फिर
जो एक ही 100 बातों की एक ही बात है कि जो बड़े मुल्क हैं, जो आलमी मालियाती इदारे हैं, उन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनसे कर्जा ना लिया जाए और उनके चुंगल से कैसे आज़ाद हुआ जा सकता है, ये प्लानिंग करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। होपफुली दीगर मुमालिक जैसे कि इंडिया कर रहा है, ज़ाहिर चाइना भी अपनी सुपरमेसी वहाँ पे कायम करने के लिए कुछ करेगा, फिर वेस्ट से भी मुमालिक आएंगे, तो कहीं ना कहीं शायद श्रीलंका को सपोर्ट मिले और श्रीलंका इस सारे क्राइसिस से निकल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।